अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आसिफ कुरैशी। आप देख रहे हैं ASQ लाइव। आज़ाद कश्मीर में सरदार तनवीर इलियास साबिक वज़ीर-ए-आज़म ने 32 साल के बाद बल्दियाती इलेक्शन का इनेकाद किया था। आज एक साल बल्दियाती इलेक्शन को मुकम्मल हो गया जो उन्होंने करवाए। उन बल्दियाती इलेक्शन में कितने इख्तियारात जो है वो निचली सतह पर मुंतकिल हुए, क्या जो एक सरदार तनवीर इलियास का जो प्रोग्राम था आज वो मुकम्मल हुआ, या वही जो पहले मेंबरान असम्बली के पास इख्तियारात थे, जो लोकल टूटी नलके की सियासत थी वो आज भी उन्हीं के पास है, और जो बल्दियाती अदारे थे वो उसी तरह ही है। इस पर बात करेंगे। और एक मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर के अंदर इख्तलाफात खुलकर सामने आ गए हैं। एक तरफ जो सदर जमात हैं शाह गुलाम कादर, वो कह रहे हैं कि हम हुकूमत के साथ खड़े हैं और हुकूमत के हर मामले की भरपूर हमायत और तायद करेंगे। दूसरी तरफ जो सेक्रेटरी जनरल हैं चौधरी तारक फारूक, उन्होंने बड़े वाज़ेह अल्फाज में कहा है कि मुस्लिम लीग की कारकुनों के खिलाफ जो इंतकामी कार्रवाइयाँ हो रही हैं उनके ज़िम्मेदार जो हैं वो पार्टी सदर शाह गुलाम कादर हैं। क्या सूरत हाल बनती है, इस पर बात करेंगे। और मजीद जो आज़ाद कश्मीर की मौजूदा सियासी सूरत हाल है, मेरे साथ सीनियर जर्नलिस्ट उमर फारूक साहब मौजूद हैं। उमर फारूक साहब, बल्दियाती इलेक्शन को एक साल मुकम्मल हो गया। आज़ाद कश्मीर के अंदर सरदार तनवीर इलियास ने बड़े अरसा के बाद इलेक्शन करवाए। 31-32 साल के बाद आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन हुए, और इलेक्शन के बाद क्या जो एक साल मुकम्मल हुआ है, मेरी समझ में तो कोई ऐसा कोई कारनामा सामने नहीं आया कि जो बल्दियाती अदारों को उन्होंने इख्तियारात दिए हैं, उनको जो है वो जो मुकामी सतह पर उनको फंड दिए गए हों, या वो जो गली नलका टूटी की सियासत थी वो उन तक मुंतकिल हुई हो, लोगों के जो काम है उन्होंने करवाए हों, वो जूं के तूं ही पड़े हैं। और एक साल मुकम्मल हो गया। इसी तरह 4 साल के बाद फिर जो है वो डुगडुगी लेकर अवाम के पास जाएंगे, जी हम क्या करते जी, हमारे साथ। ज़ाहिर है उनका तो कोई कसूर नहीं है। जब हुकूमत उनको इख्तियारात देगी तो वो आगे काम करेंगे। जी आसिफ साहब, आपने कहा कि एक साल हो गए, बल्दियाती इलेक्शन हुए, मकामी हुकूमतें बन गई, मेयर, डिप्टी मेयर और सारे काउंसलर, चेयरमैन, सबका इंतखाब हो गया, स्ट्रक्चर सारा मुकम्मल हो गया। कारनामा है जी जी, ये तारीखी कारनामा, गैर सी बात है, इसका क्रेडिट सरदार तनवीर इलियास लेते हैं या दे रहे हैं हम, जो भी है, बहरहाल कारनामा तो उन्होंने ये सर अंजाम दिया। इस पे जाहिर सी बात है एक बड़ा भारी बजट खर्च हुआ और एक बड़ी सियासी भरपूर एक्टिविटी हुई, मुखालफत हुई, मतलब बेशुमार जमातों ने इसकी मुखालफत की कि ये नहीं होने चाहिए। नौजवान क़यादत सामने आई मुख्तलिफ हलकों में, कई जगहों पे, जाहिर सी बात है वो 32 साल के अरसे में कई नौजवान बेचारे वो अपने बूढ़े हो गए या दुनिया से चले गए, लेकिन इस इलेक्शन के कारनामे के बाद जाहिर सी बात है बहुत सारे नौजवान रहनुमा वो लीडर बन के, रहनुमा बन के मकामी सतह के वो सामने, और जाहिर सी बात है मुस्तकबिल में उन्होंने रियासती सियासत भी करनी है। अब सवाल ये है कि इस बल्दियाती नुमाइंदों का फायदा क्या हुआ। तो बज़ाहिर मेरे ख्याल में जो हमने देखा कि ये उज़्व मुअत्तल के तौर पर ही रहे बेचारे, और इनके साथ भी ज्यादती ये हुई कि जिस तरह ये अपने, जाहिर सी बात है जो हर एक का अपना हुदूद अरबा होता है, तो जो बल्दियाती लोग थे, काउंसलर थे, चेयरमैन थे, उनका एक महदूद हुदूद अरबा था, उसमें उनके लोगों से वादे वहीदें थी, और वो जिसमें टैंकी है, सड़क छोटी मोटी है, पाइप लाइन है, मुख्तलिफ ऐसे छोटे मोटे काम है। अब वो पहले तो बजट नहीं मुख्तस किया गया, फिर बजट जब मुख्तस हुआ तो फिर जाहिर सी बात है वज़राए हुकूमत पे दबाव डालना शुरू किया कि हम क्या करेंगे, अगर ये सारा कुछ हमने बल्दियाती नुमाइंदों को दे दिया तो क्या करेंगे। तो फिर जाहिर सी बात है उसमें भी तरमीम करके वो जो इख्तियारात बल्दियाती नुमाइंदों को तफवीज़ किए गए थे वो फिर दोबारा से वज़रा को दे दिए गए, और मेरे ख्याल में दुआए खैर के लिए, किसी छोटी मोटे काम के इफ्तिताह के लिए और ताज़ियत के लिए, इन कामों के लिए सिर्फ बल्दियाती नुमाइंदों को रखा गया है, और वो बेचारे अपने दफातर में जाते हैं, बजट नहीं है, लोगों के मसाइल सिर्फ फ़ोन तक की हद तक वो करते हैं कि फ़ोन कर दिया किसी को या किसी को साथ चल पड़े, बाकी उनके पास इख्तियारात माली ना होने के बराबर हैं। अब यही वजह है कि ये जो बल्दियाती इंतखाबात कराए गए थे और ये कहा था कि निचली सतह पे
اختیارات منتقل ہوں گے جس سے لوگوں کے مسائل حل ہوں گے. بالکل وہ نچلی سطح تک اختیارات منتقل ہو نہیں سکے اور نہیں جس ہو کا سکتا. خمیازہ یہ ہو رہا ہے بھگت رہے ہیں کہ عوام بھگت رہے ہیں اور عوام کے مسائل میں اضافہ ہو رہا ہے. عوام کے جو پریشانیاں تھی وہ بڑھ رہی ہیں اور وہ جو توقعات تھی لوگوں کو بلدیاتی نمائندوں سے وہ نہیں پوری ہو رہی. اور اگر اسی طرح کے بلدیاتی الیکشن پھر کروائے جائیں اور کہا جائے کہ دوبارہ کہیں موقع آتا ہے تو میرے خیال میں لوگ اس نظام پہ عدم اعتماد کر دیں گے کہ اگر ان لوگوں کو اختیارات ہی نہیں دیے گئے, ان کو فنڈ ہی نہیں دیے گئے تو یہ ساری ایکٹیویٹی کا فائدہ کیا ہے. تو اب یہ ایک بڑی گزشتہ ایک چپلش ہے کہ جو بدرائے حکومت ہے وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے اختیارات میں مداخلت ہے اور جو نیچے سول سرونٹ ہیں ڈی سی ہے, کمشنر ہے یا اور جو دیگر حکام ہوتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے اختیارات میں مداخلت ہے اور ہمارے کاموں میں رکاوٹ اور کٹ لگائی گئی ہے. تو مختصر یہ ہے کہ یہ بیوروکریسی اور سیاستدانوں کا گڑھ جوڑ ہے کہ بلدیاتی نمائندوں کو کامیاب ہی نہیں ہونے دینا اور اگر بلدیاتی انتخاب لوگ کامیاب ہو جائیں تو پھر ظاہر سی بات ہے لوگ ممبران اسمبلی کو یا وزراء کو گھاس نہیں ڈال دیں گے. اصل یہی معاملہ ہے کہ جب بیچارے زیادتی ہے ان کے ساتھ عوام کے ساتھ اور ان لوگوں کے ساتھ کہ ان کو اختیارات بھی نہیں دیے جا رہے اور فنڈ بھی نہیں دیے جا رہے. اصل میں شاید انوار اللہ چاہتے ہوں کہ بلدیاتی ادارے مستحکم ہوں, مضبوط ہوں, لیکن آپ نے دیکھا کہ دنیا میں جہاں بھی کولیشن گورنمنٹ ہوتی ہیں وہ کوئی مسائل حل نہیں کر سکتی. حکومت کو دعام بخش سکتی ہے, حکومت تو چل سکتی ہے لیکن کوئی کارنامہ سر انجام نہیں دے سکتے, کوئی کام نہیں ہو سکتے اس طرح کے جو وہ چاہیں بھی تو نہیں کر سکتے کیونکہ کولیشن میں ہر آدمی کے اپنے انٹرسٹ ہوتے ہیں. جی ایسا ہی ہے اور ظاہر سی بات ہے ایک بہت بڑے 4 جماعتوں کا یہ اتحاد ہے اور پھر بہت بڑی کابینہ ہے جی اور پھر ظاہر سی بات ہے ہر جہاں پہ وزیر حکومت ہے جب بلدیاتی الیکشن ہوئے تھے وہ کسی اور جماعت میں تھے, اب وہ جب حکومت میں ہے تو وہ کسی اور جماعت میں ہے. تو مسائل تو ہیں یہ. اب جیسے نون لیگ یا پیپلز پارٹی اس وقت جہاں سے ہار گئی تھی لیکن اس وقت وہ حکومت میں ہے تو یہ مسائل ہے. اب وہ کہیں اپنے حلقے میں جاتے ہیں تو وہاں بلدیاتی نمائندہ پی ڈی آئی کا ہے یا کسی اور جماعت کا ہے تو ان کے لیے بھی مسائل ہے. وہ کہہ رہے ہیں یار ہم اپنے مسائل ہم اپنے طریقے سے حل کرنا چاہ رہے ہیں. مسائل کی آپ نے بات کی ہے تو نون لیگ کے اندر جو ہے وہ کافی اختلافات ہیں اور وہ کھل کر سامنے آ رہے ہیں. ایک طرف جو پارٹی صدر ہیں انہوں نے انوار اللہ کی بھرپور حمایت اور کہا کہ حکومت مخالف کسی بھی پراپوگنڈے کا حصہ نہیں بنیں گے شاہ غلام قادر. دوسری طرف چوہدری طارق فاروق کہہ رہے ہیں کہ مسلم لیگی کارکنوں کے خلاف جو زیادتیاں ہو رہی ہیں اس کے ذمہ دار شاہ غلام قادر ہیں, جو انتقامی کارروائیاں ہو رہی ہیں وہ ذمہ دار ہیں. تو اس سے ثابت ہو رہا ہے کہ مسلم لیگ نون کے صدر اور سیکرٹری جنرل ایک پیج پر نہیں ہیں. آپ نے دیکھا کہ پچھلے ہفتے یا 2 ہفتے پہلے راجہ فاروق جو سابق وزیر اعظم اور سابق مسلم لیگ نون کے صدر ہیں جی انہوں نے ایک خطاب کیا تھا انوار الحق کے خلاف. بالکل. اور ہم نے اس وقت پروگرام میں کہا تھا کہ یہ اب دیکھنا ہوا کہ جماعت کی پالیسی کیا اور مرکزی پالیسی کیا ہے. جی تو اس وقت بھی جو شاہ غلام قادر صاحب کی جو پالیسی لگ رہی تھی وہ حکومت کا ساتھ دینے کا لگ رہی تھی اور اس بیان کے بعد انوار الحق کے حق میں اور ان کے مخالف پتلے جلانے تک مظاہرے ہونے تک سب کچھ ہو گیا. اب شاہ غلام قادر نے جو بیان دیا یہ میں جلدی پہ تیل کا کام کیا. انہوں نے ایک ایسے وقت میں حکومت کا ساتھ دینے کا اعلان کیا جب مسلم لیگ نون کے کارکن لیکن انہوں نے یہ بھی کہا کہ مسلم لیگ نون انفرادی نہیں بلکہ اجتماعی اور مرکز کے فیصلے کی روشنی میں اتحاد کا حصہ بنی. جی اصل اتحاد تو ایسی بات ہے جب ہوا تھا وہ تو ظاہر مرکز کی منظوری کے بغیر نہیں ہوا تھا اور مرکز نے منظوری دی تھی ہوا تھا. اب صورتحال کیا ہے یہ ایک بڑی اہم بات ہے اور اگر شاہ غلام قادر اس کو پالیسی کو لے کے چل رہے ہیں تو پھر طارق فاروق اور راجہ فاروق اگر وہ رانگ سائڈ پہ کھڑے ہیں اور اگر طارق فاروق اور راجہ فاروق اگر اس پالیسی کو لے کے چل رہے ہیں تو شاہ غلام قادر رانگ سائڈ پہ کھڑے. بہرحال مسلم لیگ نون نے ہم کہا تھا کہ اختلاف ہے, اس مسئلے پہ اختلاف ہے, آیا حکومت میں رہیں یا حکومت سے الگ ہوں اور اگر حکومت سے الگ ہوں تو کس طرح الگ ہوں, کس شرائط پہ الگ ہوں, کیوں کر الگ ہوں. نون لیگ کی جو راجہ فاروق قادر کی جو یا طارق فاروق جو سیکرٹری جنرل مسلم لیگ ان کی خواہش تو یہ ہے کہ پاکستان میں جو الیکشن ہو ان کے ساتھ فریش الیکشن آزاد کشمیر میں بھی کرائے جائیں اور ایک نیا مینڈیٹ اور نیا جماعت کو جو بھی حکومت بناتی ہے اس کو مینڈیٹ دیا جائے. جبکہ شاہ غلام قادر میرے خیال میں یہ سمجھ رہے کہ اسی اتحاد کو لے کے چلنا چاہیے اور ہمیں
जो वजारतें मिली हैं उन वजारतों को संभाल के आगे बढ़ना चाहिए। और जब तक मरकज में कोई हुकूमत कायम नहीं हो जाती मुस्लिम लीग नून की, उसके बाद फिर देखेंगे कि आया हमें आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए या नहीं। लेकिन एक चीज बड़ी वाज़ेह है, एक खबर ये भी है कि शाह गुलाम कादर साहब को मेरे ख्याल में कहीं हुकूमत ने पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन बनाने की भी कुछ आफर शाफर की है या कोई इस तरह की बातचीत चल रही है। तो तारक फारूक साहब मेरी तरह बेरोजगार हो चुके हैं, राजा फारूक साहब भी चूंकि साबिक वज़ीर आज़म का लायका लग चुका है, तो वो ये समझ लें कि ज़ाहिर तो बेरोजगार है दोनों। तो जो लोग नौकरियां कर रहे हैं या लगने वाले हैं वो कैसे हुकूमत छोड़े और क्यों कर छोड़े। और लेकिन एक तरफ तो दूसरी तरफ आप देखें कि अकेले मुस्लिम लीग नून के मुतालबे पर आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन तो नहीं हो सकते। पीपल्स पार्टी मेरे ख्याल में पीपल्स पार्टी ने माइंड बना लिया है कि हमने अनवार उल हक के साथ काम करना है। जी देखिए, पीपल्स पार्टी की मैंने कहा था पहले भी कि वो इस पोजीशन में इस वक्त नहीं है कि वो हुकूमत से अलग हो जाए, क्योंकि पीपल्स पार्टी के लिए अगर मरकज में नून लीग की हुकूमत बन जाती है, पंजाब में बन जाती है, बलूचिस्तान में भी बन जाती है, तो पीपल्स पार्टी के लिए तो ये बेस्ट सूरत होगी कि आज़ाद कश्मीर में कम अज़ कम उनके पास हुकूमत होगी। या सिंध में अगर पीपल्स पार्टी की हुकूमत बन जाती है इलेक्शन में, तो कम अज़ कम 2 जगहों पे तो उनकी हुकूमत होगी। और अगर वो आज़ाद कश्मीर हुकूमत भी छोड़ देते हैं तो ये कोई मेरे ख्याल में कोई अक्लमंदी का फैसला नहीं होगा। वो यहाँ पावर में रह के जाहिर सी बात है यहाँ से होके मरकज में कोई जो भी मामला होंगे या कहीं और भी होंगे तो उन मामला को लेके चलेंगे, उनसे आगे बढ़ेंगे। तो पीपल्स पार्टी ने ये फैसला उसूलन कर लिया है, ये तय कर लिया है कि वो अनवार हुकूमत के साथ रहेगी जब तक कोई हुकूमत खुद नहीं गिरती या कोई अनवार उल हक साहब कोई उन पर ऐसी मुसीबत नहीं आती कि वो इक़्तिदार से अलग हो जाए। उस वक्त तक मेरे या एक सूरत ये होती है कि पीपल्स पार्टी के पास कोई इतने बंदे पूरे नहीं हो जाते कि अकेले कि वो हुकूमत बनाने की पोजीशन में हो। उस वक्त तक मेरे ख्याल में पीपल्स पार्टी का इसमें रहना है। नून लीग का फैसला इसमें रहने का या ना रहने का ये फैसला मरकज में इलेक्शन होने के बाद होगा। आया नून लीग आज़ाद कश्मीर में इत्तेहाद में शामिल रहती है या नहीं रहती, इसका हक भी फैसला उस वक्त होगा। उससे पहले मेरे ख्याल में आज़ाद कश्मीर में मुस्लिम लीग नून की मरकजी क़यादत भी कोई खड़ाक नहीं करना चाहती, क्योंकि उनकी सारी तवज्जो इस वक्त अपने वफाक में, मरकज में, पंजाब में, केपी में और बाकी सूबों में इलेक्शन पर है। वो ऐसे वक्त में एक नया खड़ाक आज़ाद कश्मीर में नहीं करेंगे। तारक फारूक साहब का तो मैंने आपको बताया या राजा फारूक है उनका एक मसला है, लेकिन तारक फारूक साहब का चूंकि अपने हल्के का भी मसला है ना, जाहिर सी बात है वज़ीर आज़म उनके हल्के से तय हुआ इलेक्शन में हारे हुए हैं और वहाँ शायद कोई अगर तबादले हो रहे हैं या ज़ाहिर है उनके लोगों को इंतकामी निशाना बनाया, इंतकामी सियासत का निशाना तो ज़ाहिर है जब एक तरफ पावर है दूसरी तरफ उनके बंदे हैं तो उनको इंतकामी सियासत का निशाना तो बनाया जा रहा होगा लोगों को। ये तो हमारी सियासत में चलता है ना कि जब भी कोई इक़्तिदार में आता है तो फिर कोशिश करता है कि कोई अगर लेडीज़ टीचर है तो उसको दूर फेंक दिया जाए, कि कहीं दूर लगाया जाए, वो तंग पड़कर आपके पास आए कि आइंदा हम आपके साथ हैं। कोई इसी तरह ये जो सरकारी मुलाजमीन को तंग तो किया जाता है ना। ये सिलसिला तो होगा, जाहिर सी बात है। तारक फारूक साहब का जो रोना है वो अपने नहीं, वो उनकी बात ठीक है कि जाहिर है उनके साथ ज्यादतियाँ हो रही होंगी, तो ये नहीं होना चाहिए, बल्कि किसी को भी नहीं करना चाहिए। जब ये आए तो इनको भी नहीं करना चाहिए। लेकिन ये बदकिस्मती है हमारी सियासत की कि जब भी जो भी आता है तो फिर वो इंतकामी सियासत। तो इसका मतलब है कि फिर अगले 6 माह जब तक वफाक में हुकूमत नहीं बनती उस वक्त तक फिर ना ही समझे कि कुछ भी नहीं होगा। नहीं, कुछ भी नहीं है फिलहाल, इसी तरीक़ा पे सारे काम करेंगे। बहुत शुक्रिया उमर फारूक साहब। नाजरीन हमारा प्रोग्राम देखते रहिए, इंशाल्लाह अगले हफ्ते को मजीद अपडेट के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिए। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी ख़लक़। Let's read the Quran. Contact us to learn. Translation, Tafsir, Nazra Quran Majid, Sharia issues.